नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा इस एकेडमी में। हम लोग इकोलॉजी के लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। अभी इकोलॉजी में हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं, तीसरा लेक्चर होगा आपका। और हमने जैविक घटक समझ लिए हैं। जैविक घटक के अंदर मृदा और उसके बाद जल, इन सब का वर्गीकरण भी हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अभी हम लोग आज अजैविक घटक के बाद जैविक घटक समझेंगे। जैविक घटक अथवा कार्बनिक संघटक का निर्माण 3 उपतंत्रों से होता है। पहला, पादप तंत्र, पेड़ पौधे, जंतु जीव और सूक्ष्म जीव जो समुद्र के अंदर रहते हैं या फिर जमीन के अंदर रहते हैं, उनके थ्रू इनका निर्माण होता है। ठीक है, उपरोक्त तंत्रों में में पादप तंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पादप तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं। मतलब कहने का कि मान लीजिए कि पेड़ पौधे अगर नहीं रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने वाला होगा नहीं, तो ऑक्सीजन स्वच्छ नहीं मिलेगी। मिलेगी तो ये नहीं कह रहे खत्म हो जाएगी, एकदम बंद हो जाएगा, लेकिन फिर स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर तो वैसे भी मर ही जाना है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था। महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि मात्र पौधे ही जैविक अथवा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। ये मात्र पौधे ही जैविक और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। अकार्बनिक मत लिख दीजिएगा, कार्बनिक। इसके अलावा मानव सहित समस्त जीव जंतु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। पौधे जीवमंडल के विविध संगठनों में जैविक पदार्थों और पोषण तत्वों के गमन और संचरण, संकरण और पुनर्चक्रण को संभव बनाते हैं। ये पौधों के द्वारा ही संभव होता है। पादप तंत्रों की बात अगर हम करें तो पौधों के सामाजिक समूह को पादप समूह कहते हैं, तथा पौधे समुदाय की आधारभूत मौलिक इकाई होते हैं। पौधे समुदाय की महत्वपूर्ण मौलिक इकाई होते हैं। पौधों के विभिन्न रूपों को वनस्पति, जैसे आप लोग अच्छे से इस बात को जानते हैं कि पौधों को किन किन नामों से बुलाया जा सकता है। और देखिए, बहुत ही बेसिक बातें हैं ये आपको जानना ही चाहिए, मतलब आपके नॉलेज में होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें बचपन से कुछ ना कुछ इनके बारे में सिखाया जाता है। पौधों के विभिन्न जातियां पारिस्थितिकी रूप से एक दूसरे से संबंधित रहती हैं, तब पादप समुदाय किसी क्षेत्र के पारिस्थितिकी दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भौतिक पर्यावरण कारक मृदा और जलवायु का पौधों की जाति, संरचना और वृद्धि पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, भौतिक पर्यावरण कारक मृदा या जलवायु का पौधों की जाति, संरचना और उनकी वृद्धि पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। साथ ही पौधे भी अपने आवास क्षेत्र के मृदा के गुणों और जलवायु की दशाओं को प्रभावित एवं निर्धारित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि पादप समुदाय अपने आवास के क्षेत्र में भूमि की उत्पादिकता को निर्धारित करते हैं। ध्यान सुनिएगा, साथ ही पौधे भी अपने आवास के क्षेत्र के मृदा के गुणों तथा जलवायु की दशाओं को प्रभावित करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पादप समुदाय अपने आवास क्षेत्र की भूमि में उत्पादकता को भरते हैं। ठीक है, हम अब आगे आ जाते हैं। पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ध्यान दीजिए, पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। देखिए, कुल मिलाकर 3 प्रकार के उत्पादक होते हैं: प्रथम उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, तृतीय उत्पादक, या उपभोक्ता बोल सकते हैं। प्रथम उत्पादक इसलिए होते हैं, उनके बाद के उपभोक्ता आ जाते हैं। प्रथम उत्पादक इसलिए होते हैं कि नेचुरली होते हैं, इनको खाने वाले इनको जो खाएगा वो शाकाहारी कहलाएगा। फिर जो इनको खाएगा शाकाहारी, इसके बाद उनको जो खाता है, मतलब जिन्होंने घास फूस खाया उनको जो खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है, वो अभी एक लंबा चैप्टर है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सूर्य प्रकाश का प्रयोग कर प्रकाश समस्त संश्लेषणविद द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित कर लेते हैं, और इसी कारण इन्हें स्वपोषित कहते हैं। स्वयं से अपने भोजन बना लेना ही स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में सेप्रोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉप्स ऐसे बोलते हैं, शायद ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, ये मानव और समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की सप्लाई करते हैं। अब आ जाते हैं जंतु तंत्र के बारे में, क्योंकि जैविक
घटक के अंतर्गत जंतु तंत्र भी है पादप के साथ साथ में। तो आप देखिए कि जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र को निम्नलिखित भागों में अगर बात करें तो दो भागों में बांटा है इन्होंने, निम्नलिखित में दो भागों में बांटा है। स्वपोषी यही है ऑटोट्रॉप्स और परपोषी सेप्रोट्रॉप्स। इंग्लिश में सेप्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स ये दो होते हैं। तो स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स और परिपोषी सेप्रोट्रॉप्स ऐसे बोलते हैं शायद। स्वपोषी संगठनों में हरे पौधे आते हैं और परपोषी संगठनों में वे जंतु आते हैं जो प्राथमिक उत्पादक या हरे पौधे पर अपने आहार के लिए निर्भर रहते हैं या शाकाहारी होते हैं। यही चीज़ मैंने इसके पहले ही बता दिया है। सोचिए ये मैंने पहले ही बताया है आपको, लेकिन वो एक और बड़ा चैप्टर है, उसको और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतु मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों होते हैं। इन परपोषी जंतुओं के तीन प्रमुख कार्य हैं। स्वपोषी हरे पौधे द्वारा सुलभ कराए गए जैविक पदार्थों की सेवन करना, जैविक पदार्थों की विभिन्न रूपों में पुनर्व्यवस्था करना, जैविक पदार्थों को विनियोजित करना। किसका क्या करना? जैविक पदार्थों को विनियोजित करना। जैविक पदार्थ जंतुओं को तीन रूपों में प्राप्त होते हैं, जीवित पौधों और जंतुओं से, आंशिक रूप से विनियोजित पौधों और जंतुओं से, घोल के रूप में, जैविक यौगिक के रूप में। कॉमन वाली बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं छुपा हुआ है। ये तो अब जैविक पदार्थ जंतुओं को तीन रूपों में प्राप्त होते हैं, तो बस वो तीन रूप आपने याद कर लिए, जीवित पौधे और जंतु, या पौधे जंतु के विषय में, आंशिक रूप से विनियोजित पौधे जंतु, या फिर घोल के रूप में, काम खत्म, नीचे पानी में घुला हुआ। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर इनको तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। क्या होता है? मृतजीवी, उसके बाद है आपका परजीवी, फिर प्राणी संभोजी। मृतजीवी क्या होते हैं? ये वे जंतु होते हैं जो मृत पौधे और जंतुओं से प्राप्त जैविक या अकार्बनिक यौगिकों को घोल के रूप में ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाहन करते हैं। परजीवी वे होते हैं, वे जंतु होते हैं जो जीवन निर्वाहन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। मतलब मान लीजिए घर में कमाने वाले कुल टोटल आपकी एक फैमिली है, आपके फैमिली में 5 लोग हो, 5 लोग में कोई एक कमाने वाला हो और 4 लोग उसके ऊपर आश्रित हो, तो जब भी मंथ की एंड में सैलरी आती होगी ना, तो यही सोचते होंगे कि सैलरी आएगी तो अभी पैसा मिलेगा, तभी हम कुछ दूसरा काम करेंगे। वही इसी प्रकार से परजीवी हैं कि जीवों के निर्वाहन के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहना एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। प्राणी संभोजी क्या होता है? ये वे जंतु होते हैं जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। ये अपना आहार क्या करते हैं? अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। ये जंतु वियोजित आहार के बड़े बड़े भाग, वृक्ष की टहनियाँ तथा शाखाएं तक खा जाते हैं। गाय, बैल, ऊंट, शेर, हाथी इस श्रेणी के जीव आते हैं। ठीक है। अब सूक्ष्म जीव तंत्र क्या है? सूक्ष्म जीव मृत पौधे, जंतुओं, जैविक पदार्थों के विभिन्न रूपों में सड़ा गला कर विनियोजित करते हैं और इसीलिए इन्हें विनियोजक या वियोजक या डिकम्पोजर कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पृथ्वी को कहा जाता है साफ करने का काम करते हैं, वियोजक का काम करते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। ये सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थों को आहार के रूप में ग्रहण करने के साथ उन्हें सरल बना देते हैं ताकि हरे पौधे ने पदार्थों का उपयोग कर सकें। सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया और कवक को सम्मिलित किया जाता है। यूपीएससी 2021 के में क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, 2 नंबर यूपीएससी ने डायरेक्ट दिया, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी प्लस थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक अगर आप फॉलो कर लें तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। ये जो मैंने ये वाला लाइन जो मैंने ये पढ़ी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। सूक्ष्म जीवों में सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक आते हैं। 3 ऑप्शन दे रखे थे उसने, नीचे पेयर बना रखे थे, आप अगर पकड़ पाते तो कर लेते। ये था डायरेक्ट क्वेश्चन। इन्हें सेप्रोट्रॉप्स, देखिए सेप्रोट्रॉप्स, जैसे मैंने बताया कि इन्हें सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, अपघटनकर्ता या अस्मोट्रॉप्स भी कहा जाता है इन्हें। यह बैक्टीरिया कवक होते हैं जो पौधे पशुओं के मृत कार्बनिक पदार्थ अपरद को अपघटित करके ऊर्जा और पोषक तत्वों में मिला देते हैं। अपघटन के उत्पादन के जैसे कि अकार्बनिक पदार्थ पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र में जारी किए जाते हैं, उत्पादकों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं और इस प्रकार इन्हें पुनः निवर्णीकरण या फिर से उपयोग के लिए लाया जा सकता है।
केचुआ, मिट्टी के कुछ अन्य जीव, नेमेटोड और आर्थ्रोपोड्स अपरद भक्षक हैं और ये कार्बनिक पदार्थ के अपघटन में मदद करते हैं। और इन्हें डेरिवेटर्स, ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी ने यही पूछा था कि आपके अपरद भक्षक कौन सा होता है, तो ये उसने इंग्लिश में ये वर्ड ही डाल दिया था, डेरी वॉरियर्स। डेरी क्या है, हाँ, डेट्री वॉरियर्स, डेट्री वॉरियर्स ऐसे करके उसने इंग्लिश में लिख रखा था वहाँ पर ऑप्शन में। तो अब ये समझ नहीं पाया अपरद भक्षक कौन होते हैं, उसका हिंदी मीनिंग इतना तगड़ा होता है, सोचो हिंदी में वर्ड कितने कठिन होते हैं। तो ये आपके जैविक रूप से जो बताया उनकी कहानी थी। आप ऊर्जा संगठन की बात करते हैं, ऊर्जा संगठन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, प्लीज़ इनको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। अब ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे ऊर्जा संगठन होता क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।